क्लास 10th वालों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज से अपन सामाजिक विज्ञान की जो डेस्क वर्क स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज अपनी एक पहली क्लास है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने साथियों के साथ शेयर कर दो। स्टार्ट करते हैं अपनी जो आपके मॉडल पेपर की जो सीरीज है उसको अपन स्टार्ट करने वाले। आज की इस क्लास में अपन सामाजिक विज्ञान का पहला मॉडल पेपर अपन स्टार्ट करने वाले हैं। बात करते हैं आपके पेपर किस तरीके से, किस पैटर्न पे आएगा, किस तरीके से आपको उसको हैंडल करना है। टोटल चीज अपन यहाँ पे आपसे बात करने वाले हैं। ये बोर्ड द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र है और मॉडल पेपर फर्स्ट है। जो आपकी डेस्क वर्क वगैरह में आता है मॉडल पेपर, उसी को मॉडल पेपर को अपन यहाँ पर क्लियर करवाने वाले। आज की इस क्लास में अपन सामाजिक विज्ञान की बात करेंगे, कक्षा 10 की। इससे पहले मैं आपसे बात करूं तो आपका पेपर कितने घंटे का होने वाला है, तो 3.25 घंटे का, 3 घंटे और 15 मिनट का आपका पेपर होने वाला है। और इसकी अपन पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक कितने का रहने वाला है, 80 नंबर का, यानी 80 मार्क्स का आपके यहाँ पे पूर्णांक रहने वाला है। कुछ दिशा निर्देश आपको यहाँ दे रखे होंगे कि आपको दे रखा कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। बात करें सबसे पहले प्रश्न पत्र पर अपने नंबर, यहाँ पे आपको रोल नंबर, आपके नंबर लिखने हैं और जो इसके आंसर है वो आपके इसके साथ उत्तर पुस्तिका मिलेगी, उसमें आपको लिखने हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? पूछ रहा है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई, तो इसका आंसर रहने वाला है 1914, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। क्लियर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? एक सत्याग्रह नाम आएगा, बारदोली सत्याग्रह। इसका नेतृत्व यानी इसका मुख्य नेता कौन था? तो पहला ऑप्शन दे रखा है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा ऑप्शन भगत सिंह और चौथा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर होने वाला आपका बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। किस तरीके से याद करोगे? प्रथम विश्व युद्ध से याद करो, 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध। लेकिन आपको पूछ रहा शुरुआत शुरुआत पे आंसर क्या जाएगा? 1914। बात करते हैं बारदोली सत्याग्रह की। बारदोली सत्याग्रह से याद करो सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह नेतृत्व कौन करेगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोनों आंसर याद हो गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये छोटे छोटे क्वेश्चन इस बार से ही मॉडल पेपर इस प्रकार के आएंगे और ये आपके एक नंबर के रहने वाले हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। भाप के इंजन से कौन संबंधित है? भाप के इंजन से कौन संबंधित है? तो इसका आंसर रहने वाला जेम्स वॉट। कौन रहने वाला है? जेम्स वॉट ने भाप का इंजन से संबंधित कौन रखेगा? जेम्स वॉट। याद करने का तरीका, भाप और बराबर लिखना वॉट, दो शब्द याद कर लो, याद हो जाएगा, भाप और वॉट। ठीक है, भाप के इंजन वॉट, जेम्स वॉट। बात करते 1780 में प्रकाशित बंगाल गजट पत्रिका, कौन सी पत्रिका? बंगाल गजट पत्रिका थी। कैसी थी? दैनिक यानी प्रतिदिन आती थी, साप्ताहिक थी, मासिक थी या वार्षिक थी? तो इसका आंसर होने वाला है साप्ताहिक। क्या होने वाला है? साप्ताहिक, जो 1780 के अंदर प्रकाशित हुई थी बंगाल गजट पत्रिका। क्वेश्चन इसे पूछ सकता है, बंगाल गजट पत्रिका कब प्रकाशित हुई? 1780 में। और ये कैसी थी? तो ये साप्ताहिक थी। क्लियर है क्या? बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 27%। कितना? 27%। बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपका सरिस्का बाग रिजर्व। सरिस्का बाग रिजर्व स्थित है कहां पर? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और असम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपके राजस्थान। क्या हो जाएगा इसका आंसर? से राजस्थान इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? अपन अगले क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। उससे पहले अपन यहां तक रिवीजन करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में। 1914 में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो भाप के इंजन से संबंधित कौन है? जेम्स वॉट। क्वेश्चन नंबर 4, 1780 में प्रकाशित बंगाल गजट पत्रिका कैसी थी? साप्ताहिक।
क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बात करूं मैं, तो भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग? 27% भाग। फिर इसका भाग रिजर्व कहाँ है? तो राजस्थान में। क्लियर है? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। भारत का चीनी के उत्पादन में, चीनी माने शुगर, शक्कर, शुगर, शुगर के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तो विश्व में स्थान है दूसरा। कौन सा स्थान है? दूसरा। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फास्ट चर्चा करते रहिए। निम्नलिखित में से जल परिवहन का प्रकार? सड़क परिवहन, सड़क परिवहन तो सड़क पर होने वाला है। रेल परिवहन रेल की पटरियों पर होने वाला है। पाइपलाइन, पाइपलाइन तो एक लोहे का एक प्रश्न हुआ जाएगा। बात करते हैं समुद्री परिवहन, जो समुद्री परिवहन है, जो नाव जहाज जो चलेंगे वो किस पर चलेंगे? जल परिवहन में। इसका आंसर हो जाएगा समुद्री परिवहन। क्लियर होते जा रहे हो? डाउट कुछ भी नहीं रखना, जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में डालते रहना। बात करते हैं सिंहली किस देश की राजभाषा है? सिंहली, सिंहल द्वीप की राजकुमारी द्वीप पद्मिनी। बात करते हैं सिंहली, सिंहली कहाँ का राजभाषा है? तो श्रीलंका की। श्रीलंका और सिंहली लिखते जाओ साथ का साथ, सिंहली और आगे कर देना श्रीलंका। सिंहली श्रीलंका। क्लियर है क्या? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं की संख्या 22। भाषाओं की संख्या 8वीं अनुसूची बोले तो 8वीं अनुसूची बराबर लिखो 22 भाषा। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और डेली की डेली क्लास लेते रहो। छोटे छोटे क्वेश्चन से लेके बड़े बड़े क्वेश्चन अपनाने वाले। हर मॉडल पेपर को अपन 2 पार्ट में करने वाले हैं यहाँ पे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात, भारत का लिंगानुपात। सबसे पहले बात करते हैं लिंगानुपात की। क्या होता है लिंगानुपात? बात करते हैं लिंगानुपात की, तो 1000 पुरुषों पर, कितने पुरुषों पर? 1000 पुरुषों पर, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, किनकी संख्या? महिलाओं की संख्या क्या कहलाएगा? लिंगानुपात कहलाएगा। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाएगा? लिंगानुपात कहलाएगा। तो बात करते हैं ऑप्शन दे रखा 929, 943, 919, 939। फटाफट से आंसर बताओ। इसका आंसर रहने वाला बी 943। इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी, कौन सी पार्टी? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक है? कांशीराम, साहू महाराज, BR अंबेडकर, ज्योतिबा फुले। आंसर लगो कांशीराम। कॉपी में लिखो, एक छोटी सी कॉपी बना ले लिया और ये अपना दोनों चीजें लिखनी है। क्या लिखना है? इधर लिखना है बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, और बराबर लगा के लिखो कांशीराम। ये छोटी छोटी चीजें ये आपको करनी पड़ेगी। एक नोट्स वाली छोटी कॉपी बना लेना और मेरे साथ साथ डेली जो मॉडल पेपर करवा रहा हूँ हर सब्जेक्ट का, उसको क्लियर कर दो। अच्छे से अच्छे नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता आपको। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो इसका आंसर होने वाला प्राथमिक। इसका आंसर क्या होने वाला है? प्राथमिक। प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो प्राथमिक क्षेत्र की बात करते हैं। ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है, शामिल नहीं है। ऐसे क्वेश्चन जहां नहीं आता वहां ध्यान देने योग्य बात है। बात करता हूं मैं पहला बैंक, ऋण यानी लोन देना, ऋण यानी लोन, ध्यान रख लेना। लोन पैसे उधार देने की जो प्रक्रिया होती है, बैंक सहकारी समितियां देती है, साहूकार भी देते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो बात करते शामिल नहीं है किसमें? औपचारिक स्रोतों में। तो औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है साहूकार। आंसर हो जाएगा साहूकार शामिल नहीं है। बात करते 15 क्वेश्चन नंबर 15 की। अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित कौन करता है? जैसे इंटरनेशनल ट्रेड होता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है, उनको उनसे संबंधित नियमों को निर्धारित कौन करेगा? तो WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों का निर्धारित कौन करेगा? WTO। आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ आपके छोटे छोटे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। बात करते हैं इन क्वेश्चन की। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बात करते हैं फर्स्ट, बंबई में पहली कपड़ा मिल, पहली कपड़ा मिल कहां पर? बंबई में पहली कपड़ा मिल कब लगी? 1854 में। पहले का आंसर हो जाएगा 1854, 1854 में बंबई में पहली कपड़ा मिल लगी। अगला क्वेश्चन, गुलामगिरी, गुलामगिरी पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। क्या नाम है? गुलामगिरी। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो लिखना ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी बराबर लिखो ज्योतिबा फुले।
एक छोटी सी कॉपी बना लीजिए, 3 से 4 बार बोल चुका हूँ, छोटी सी कॉपी हर एक सब्जेक्ट की छोटी बना लीजिए, सारे मॉडल पेपर अपन उसमें सॉल्यूशन करवाने वाले हैं, ठीक है। तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले। कच्चा तेल गैर नवीकरणीय संसाधन है, गैर नवीकरणीय संसाधन है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध, बहुत सारे देशों के बीच जो संबंध रहता है, परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया, जब जरूरत हो तब इकट्ठे होने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? तो वो प्रक्रिया कहलाती है वैश्वीकरण। क्या कहलाती है? वैश्वीकरण। तो पूछे वैश्वीकरण किसे कहते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन बन जावे तो भी ध्यान रखना, रिक्त स्थान में आवे तो भी ध्यान रखना, एबे सदा में आवे तो भी ध्यान रखना। वैश्वीकरण क्या होता है? तो विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? वैश्वीकरण यहाँ पर कहलाएगी। शिरोमणि अकाली दल, कौन सा दल? शिरोमणि अकाली दल। ऐसे अकाली से याद रखना, पंजाब राज्य में, कौन से राज्य में? पंजाब। अकाली दल पंजाब, अकाली दल पंजाब। ऐसे आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक से याद करवाने वाला हूं मैं इन चीजों को, सारी चीजों को वापस एक बार और रिवाइज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बंबई में पहली कपड़ा मिल 1854 में। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फुले। बात करें कच्चा तेल गैर नवीकरणीय संसाधन है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वैश्वीकरण कहलाती है। शिरोमणि अकाली दल का संबंध कहाँ है? तो ये पंजाब राज्य से रहने वाला है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शासन प्रणाली में अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है। तो यहाँ शासन प्रणाली एक तो होती है संघीय शासन प्रणाली में, कौन सी शासन प्रणाली में? संघीय। और एक होती है, इसी को दूसरा नाम है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है और संघीय शासन प्रणाली में अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है। दोनों आंसर राइट है। जवाहरलाल नेहरू गर्व से रिक्त स्थान को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। किसको कहा करते थे? आधुनिक भारत के मंदिर। क्या बात कर रहे हैं? आधुनिक भारत के मंदिर कौन कहते थे? जवाहरलाल नेहरू। किसको कहते थे? तो बांधों को। किसको? बांध को, है ना, बांधों को पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे हो गया कंप्लीट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आपका प्रश्न नंबर 3 है, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है ये। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक पंक्ति में दीजिए। एक पंक्ति में इनके आपको आंसर देने हैं। बात करते हैं बेगार क्या है। क्वेश्चन आपका पहला, बेगार क्या है? तो बिना मजदूरी दिए काम कराना क्या कहलाता है? बेगार कहलाता है। बिना मजदूरी के काम करना बेगार कहलाता है, ठीक है। अपन कभी बोलते हैं कि बेगार कर रहा है क्या, तो फ्री में जो काम कर रहा है वो क्या होता है? एक तरीके से बेगार होता है। तो बिना मजदूरी दिए काम कराना बेगार कहलाता है। क्लियर है क्या? बेगार किसे कहते हैं? बिना मजदूरी दिए काम कराना बेगार कहलाता है। अगला फ्लाई शटल क्या है? फ्लाई शटल क्या है? क्वेश्चन आपका फ्लाई शटल। इस फ्लाई शटल को याद करने के लिए कुछ छोटे छोटे मैं आपको की देने वाला हूँ, छोटे छोटे वर्ड देने वाला हूँ, उससे अपन इसको याद करेंगे। फ्लाई शटल बुनाई में, किसमें? बुनाई में। एक शब्द याद रखना, बुनाई। बुनाई में प्रयोग होने वाला रस्सियों और पुलियों के द्वारा। किससे? रस्सियों और पुलियों। याद रखना, रस्सियों और पुलियों। कहीं कहीं आंसर छोटा दे रखा डायरेक्ट कि बुनाई के द्वारा चलने वाला एक यांत्रिक, बुनाई के लिए चलने वाला एक यांत्रिक औजार भी फ्लाई शटल कहलाता है। लेकिन कहीं कहीं ये वर्ड भी यूज रख रखा है रस्सियों और पुलियों के द्वारा। रस्सियों और पुलियों के द्वारा चलने वाला एक यांत्रिक औजार क्या होता है? फ्लाई शटल। तो याद रखना, फ्लाई शटल क्या होता है? बुनाई और रस्सियों और पुलियों के द्वारा चलने वाला यांत्रिक औजार फ्लाई शटल कहलाता है। दोनों क्वेश्चन कंप्लीट है। बेगार किसे कहते हैं? तो बिना मजदूरी दिए काम करना बेगार कहलाता है। और फ्लाई शटल किसे कहते हैं? तो रस्सियों और पुलियों के द्वारा चलने वाला एक यांत्रिक औजार। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? तो जेम्स हरग्रीव्स। वर्ड याद करना, स्पिनिंग जेनी और जेम्स हरग्रीव्स। स्पिनिंग जेनी और जेम्स हरग्रीव्स। जेम्स हरग्रीव्स 3 से 4 बार बोलोगे याद हो जाएगा। स्पिनिंग जेनी और जेम्स हरग्रीव्स। सरकार के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए। तो सरकार के विभिन्न अंगों की बात करें तो पहला होने वाला है विधायिका। क्या होने वाला है? विधायिका।
दूसरा होने वाला है कार्यपालिका। पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। तीनों को वापस एक बार कॉपी में लिखो। विधायिका, फटाफट से लिखो विधायिका। दूसरे की बात करते, दूसरा कौन सा है? कार्यपालिका। और तीसरा कौन सा है भैया? फटाफट बोल दो। देखे तीसरा पॉइंट अपने ये रहा, इसको देखो न्यायपालिका, यहां लिख देना न्यायपालिका। ये तीनों क्या है? तो ये विभिन्न अंग किसके? सरकार के। सरकार के विभिन्न अंग कौन कौन से हैं? तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। क्लियर है क्या? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, सरकार के विभिन्न अंग कौन कौन से हैं? तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। याद हो गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो कर्म के आधार पर, किसके आधार पर? कर्म के आधार पर समाज को 4 वर्णों में बांटा गया। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। ध्यान रखना, वर्ण व्यवस्था किसके आधार पर बांटा गया? तो लिखना कर्म के आधार पर। वर्ण व्यवस्था किसके आधार पर? तो कर्म के आधार पर। ठीक है, बिलीव ऑन कर्मा। वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हो? तो कर्म के आधार पर समाज को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 4। पहला याद रखना, कर्म के आधार पर बांटा गया कितने वर्णों में? 4 वर्णों में। पहला है ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य और चौथा है शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजन की व्यवस्था को वर्ण व्यवस्था कहा गया। वर्ण व्यवस्था किसे कहा गया? कर्म के आधार पर समाज को 4 वर्णों, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों नाम याद कर लेना, में विभाजन की व्यवस्था को वर्ण व्यवस्था कहा गया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजनीतिक दलों को मान्यता, राजनीतिक जो दल है, पार्टियां, उनको मान्यता देना और चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? राजनीतिक दल की बात करूं, जितनी भी पार्टियां, उनको मान्यता कौन दे रहा है? और जब चुनाव होते हैं उनको चुनाव चिन्ह कौन देता है? तो इसकी बात करते हैं निर्वाचन आयोग। कौन देता है? निर्वाचन आयोग। क्लियर है क्या? एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से अपन कंप्लीट करते चल रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित कीजिए। सकल घरेलू उत्पाद को, तो सकल घरेलू उत्पाद का मतलब होता है कि किसी देश के भीतर, कोई देश है, उस देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में, किसी एक वर्ष विशेष के अंदर में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। 3-4 शब्द याद करने, किसी भी देश के भीतर। पहला शब्द याद करना, देश के भीतर। क्या याद करना है? देश के भीतर। दूसरी में बात करूं आपसे, क्या होना चाहिए? वर्ष विशेष। किसी एक विशेष वर्ष की बात करेंगे तो वर्ष विशेष में क्या होना चाहिए? उत्पादित। क्या होना चाहिए? उत्पादित अंतिम वस्तुओं। कौन सी वस्तुएं? अंतिम वस्तुएं। यानी कि एक वस्तु कच्चे माल के रूप में भी और आगे प्रयोग ली जाती है, तो आपको किसमें ध्यान रखना है? अंतिम वस्तुओं और सेवाओं। अंतिम वस्तुओं और सेवाओं में मौद्रिक मूल्य। किसका ध्यान रखना है? मौद्रिक मूल्य का। मौद्रिक मूल्य होता है। तो वर्ड याद करो, देश के भीतर वर्ष विशेष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। क्या कंप्लीट है क्या? इस तरीके से एक एक डेफिनेशन में याद करवाने वाला हूं, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दे और शेयर करते रहिए। देश के भीतर वर्ष विशेष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाएगा? तो सकल घरेलू उत्पाद कहलाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वे कंपनियां जिनका कारोबार एक से अधिक देशों में हो क्या कहलाता है? कोई भी जो व्यापार होता है किसी कंपनी का, वो इस देश में भी है, इस देश में भी है, इस देश में भी है, इस देश में, बहुत अनेक देशों में होने वाला है, तो वो कंपनी एक राष्ट्रीय नहीं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाएगी। ध्यान रखना, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय वन्य जीव जीवन रक्षण अधिनियम, शब्द को याद करो, भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम 1972, 1972 भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो लागू में कितना लिखोगे? 1972। भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम 1972, 1972। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ध्वनि प्रदूषण से मानव पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, संक्षेप में बताइए। बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण की। ध्वनि प्रदूषण की भी बात करूं से खिन्नता, चिड़चिड़ापन ना, उत्तेजना के साथ साथ श्रवण अक्षमता यानी कि सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है, हृदय गति, रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर और हार्ट का, दोनों का, अन्य कायिक व्यथाएं भी बढ़ती है। तो क्या क्या याद रखनी? एक तो खिन्नता, उत्तेजना के साथ, खिन्नता और उत्तेजना,
पहला 2 वर्ड याद रखो, खिन्नता और उत्तेजना के साथ साथ श्रवण अक्षमता, यानी कि सुनने की क्षमता क्या होती है, खत्म होती है, खत्म होती है। हृदय गति, अगला याद करना रक्तचाप, 2 शब्द ये याद करो, 2 शब्द ये याद करो और एक बीच में याद करो, अन्य कायिक व्यथाएं, यानी कि अन्य जो शारीरिक समस्याएं होती है वो भी उत्पन्न हो जाती है ध्वनि प्रदूषण से। क्लियर है क्या? खिन्नता और उत्तेजना, श्रवण असक्षमता, हृदय गति और रक्तचाप तथा अन्य कायिक व्यथाएं। अन्य कायिक व्यथाएं मतलब शरीर की अन्य समस्याएं भी यहाँ पर पैदा हो जाती हैं। अब आपका यहाँ पर खंड ब आ गया है। खंड ब में लघुत्तरात्मक प्रश्न, उत्तर शब्द सीमा लगभग 50 शब्द में आपको यहाँ पर इनके आंसर देने हैं। साइमन कमीशन भारत क्यों आया? राष्ट्रीय आंदोलन के जवाब में गठित किए गए साइमन कमीशन को भारत में संवैधानिक व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था? संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में क्या देना था? सुझाव देना था। एक तो क्या करना था भैया? अध्ययन करना था। किसके बारे में? कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में क्या देना था? सुझाव देना था। 1928 में भारत पहुंचे इस साइमन कमीशन के सभी सदस्य कौन से थे? अंग्रेज थे। क्या थे? अंग्रेज थे। इसलिए भारत ने इसका क्या कर दिया? विरोध किया। क्वेश्चन एक बार वापस सुनना। साइमन कमीशन भारत क्यों आया? तो भारत क्यों आया और इसको भारत वालों ने विरोध क्यों किया, दोनों चीज यहाँ क्लियर करवा रहा हूँ। देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन के जवाब में क्या आंदोलन हुआ था? राष्ट्रीय आंदोलन के जवाब में गठित किए गए साइमन कमीशन। जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था तो कौन सा कमीशन? साइमन कमीशन गठित हुआ था। तो भारत में संवैधानिक व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था? संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए, संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए, उसके बारे में सुझाव देने के लिए 1928 में, कब? 1928 में भारत पहुंचे इस साइमन कमीशन के सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। तो फिर क्या होगा? इसका विरोध होगा। क्लियर है क्या? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या योगदान दिया? भारत में राष्ट्रवाद के विकास में मुद्रण संस्कृति का क्या बताना है? योगदान बताना है। मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या योगदान दिया? पहला पॉइंट, गरीबों के लिए पुस्तकें उपलब्ध होना। क्या करवाई थी? पुस्तकें उपलब्ध करवाना। गरीबों के लिए पुस्तकें उपलब्ध करवाना। ऐसे जो पॉइंट होते हैं, इनमें जो पॉइंट होते हैं उनको इंपोर्टेंट बना के एक अलग से पेज पे लिख के याद करना होता है। तो इसमें अपन इसको याद करेंगे। सबसे पहले गरीबों के लिए पुस्तकें उपलब्ध होना, फिर इसके बारे में 2 लाइनें लिखेंगे, फिर अगला टॉपिक लेंगे, फिर उसमें 2 लाइनें लिखेंगे। ऐसे मुद्रण संस्कृति के प्रभाव स्वरूप 19वीं सदी में शहरों में काफी सस्ती किताबें चौक चौराहों पर बेची जाने लगी थी, जिसके चलते गरीब लोग भी बाजार में उन्हें खरीदने की स्थिति में आ गए थे। तो पहला पॉइंट क्या याद करोगे? गरीबों के लिए पुस्तकें उपलब्ध होना। किससे? मुद्रण संस्कृति से। भारत में राष्ट्रवाद के विकास में योगदान की बात करूं तो पहला पॉइंट गरीबों के लिए पुस्तकें उपलब्ध करवाना। बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, सार्वजनिक पुस्तकालय। किसकी स्थापना करनी? सार्वजनिक पुस्तकालय। मुद्रण संस्कृति के प्रभाव स्वरूप शहरों और कस्बों में सार्वजनिक पुस्तकालय भी खुले, जिससे किताबों की क्या हुई? पहुंच बढ़ी। अब जब सार्वजनिक पुस्तकालय वहां खुल गए तो उनकी क्या हुई? किताबों की क्या होने लग गई? पहुंच बढ़ने लग गई। क्लियर? इसी के साथ अपनी आगे का जो पड़ाव बचा है उसको अपन एक और वीडियो बना के उसमें कंप्लीट करने वाले हैं। तो साथ बनाए रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।